हेलो दोस्तों, नमस्कार। STD 91 में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं उस विषय से हम लोग कहीं ना कहीं रोज़ किसी ना किसी मोड़ पे मिलते हैं, वो है भ्रष्टाचार। या तो कभी हम करते हैं या तो कभी हमारे साथ होता है। तो चलिए आज उसको ख़त्म करने का एक प्रयास करते हैं। और उसी के संदर्भ में आज का टॉपिक है करप्शन के प्रभाव, अर्थात उसके क्या प्रभाव हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि उसके सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। आपको सोच के थोड़ी अजीब लग रहा होगा कि करप्शन का नकारात्मक प्रभाव तो ठीक, सकारात्मक कैसे हो सकता है, पर ये होता है। बस दृष्टिकोण बदलिए, चीज़ें बदल जाती हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या करप्शन कभी ख़त्म होगा, उसके क्या रोकथाम हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, सबके मन में जो एक सवाल है, क्या कभी भारत करप्शन फ्री हो सकता है? यदि हो सकता है तो कब? हम लोग रोज़ ना रोज़ मन में सोचते हैं क्या कभी कोई एक ऐसा दिन आएगा जब हमारे यहाँ भी करप्शन नहीं होगा। हम लोग अधिकतर नॉर्वे, स्वीडन जैसे देशों का नाम सुनते हैं, यहाँ पर करप्शन नहीं है। अगर वहाँ करप्शन नहीं है तो फिर भारत में क्यों है? चलिए इन्हीं बातों पे आज चर्चा करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे भ्रष्टाचार के प्रभाव। तो उसमें शुरू करते हैं हम भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभाव, अर्थात करप्शन के क्या ऐसे इम्पैक्ट हैं जो हमारी सोसाइटी, हमारे स्टेट, हमारे इकॉनमी, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं, है ना। तो इन सबको आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जो समझेंगे हम कि भ्रष्टाचार का क्या नकारात्मक प्रभाव है, तो सबसे यदि कोई महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव है तो है असमानता या गरीबी का बढ़ना। भ्रष्टाचार से असमानता व गरीबी सबसे ज़्यादा बढ़ती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कैसे बढ़ती है, तो चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, कि असमानता क्या होती है। ठीक, असमानता मतलब है किसी एक वर्ग के पास ज़्यादा पैसा है, दूसरे वर्ग के पास कम, है ना। मनी, अपना सपना मनी मनी। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि ये मनी यहाँ से कैसे आएगी, है ना। तो सरकार क्या करती है? सरकार योजनाएं बनाती है और उन्हीं योजना के तहत आता है पैसा। जैसे छात्रवृत्ति की योजना, ठीक है, या मनरेगा की योजना। ठीक है, कई तरह की योजनाएं बनाती है जिसके द्वारा पैसा अमीर लोगों से गरीब लोगों तक आता है। पर इन योजनाओं का क्रियान्वयन जब रुक जाता है तो ये प्रोसेस रुक जाता है। और इसके विपरीत क्या होता है? इसके विपरीत होता है भ्रष्टाचार, है ना। आप देखो, यदि आपको कहीं भी जाना है, मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी लेना है ना। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर से क्या हो रहा है? अमीरों से पैसा गरीबों को मिल रहा है ना। लेकिन जब आप जाओगे किसी बाबू के पास तो बाबू क्या करेगा? करप्शन करेगा, आपको नहीं मिलेगा। वो किसको मिल जाएगा? वो जिसको मिलेगा जिसको आवश्यकता ही नहीं थी, किसी अमीर को मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह क्या होता है? इस तरह करप्शन से सरकार की जो योजनाएं हैं उनका सफल क्रियान्वयन नहीं होता और परिणाम उल्टा ही आ जाता है, अर्थात पैसा और गरीबों से अमीरों की ओर जाने लगता है। सरकारी हॉस्पिटल में देखिए आप, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में क्या स्कीम होती है कि फ्री में दवाई मिलेंगी, लेकिन डॉक्टर कहाँ? बाहर की दवाई लिख देता है। आपको सरकार पैसा दे रही है कि आपको फ्री इंजेक्शन लगे, लेकिन एक डॉक्टर के भ्रष्ट होने से आप देखिए कि 500 की एक कोई बिना काम की दवाई लिख देंगे और ये 500 क्या हुआ? अमीरों को ही तो जा रहा है। तो गरीब से पैसा और अमीरों को जाने लगता है। तो भ्रष्टाचार की वह प्रवृत्ति होती है जो अमीरों को अमीर करती है और गरीबों को गरीब करती है। यदि कहा जाए भारत में क्या सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, तो सरकार ने गरीबी खत्म करने के लिए बहुत से कदम उठाए, पर उसका क्रियान्वयन सफल नहीं हो पाया। राजीव गांधी ने खुद कहा था कि 1 रुपये में 7 पैसे पहुंचते हैं। यदि हम 1 रुपये खर्च कर देते हैं तो आप देख उसका 7 पैसे तक जाता है केवल गरीबों में। तो कैसे ये गरीबी खत्म होगी? समस्या कहाँ है? समस्या योजनाओं के क्रियान्वयन में है। तो इसलिए हमको ये समझना होगा कि जब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा तब तक गरीबी नहीं खत्म होगी और गरीबी बढ़ेगी ही। और जब गरीबी बढ़ेगी, उसका पैसा अमीरों में जा रहा है, तो वो असमानता बढ़ेगी। तो इस तरह कह सकते हो आप कि भ्रष्टाचार से अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। इसके कई हजारों उदाहरण आप देख लोगे। चाहे आप जो कोटेदार की दुकान होती है जिसको हम बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप, है ना, यहाँ मिट्टी का तेल, अनाज मिलता है, वहाँ भी भ्रष्टाचार। ये सब क्या है? ये सब गरीबों को गरीब कर रही है। मैंने आपको हॉस्पिटल, एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए आप, है ना। तो ये सब वो चीज़ें बताई। इससे क्या होता? इससे समावेशी विकास नहीं होता। समावेशी विकास मतलब हर वर्ग का विकास, और समावेशी विकास किसी भी देश का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। लेकिन इसके कारण वो नहीं होता। किसके कारण? भ्रष्टाचार के कारण। तो आप कह सकते हो भ्रष्टाचार से गरीबी बढ़ती है, असमानता बढ़ती है, जो किसी भी देश के लिए खराब है। असमानता व गरीबी में इतनी क्षमता होती है कि किसी भी बड़े से बड़े देश को खत्म कर सकते हैं। अगर फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति हुई है तो उसका कारण केवल था गरीबी का बढ़ना।
है ना। रूस में गरीबी बढ़ी तो वहाँ क्या हुआ, क्रांति हो गई। जिस देश में भी गरीबी होगी, असमानता बढ़ेगी, वहाँ पर क्रांति होगी। तो आप कह सकते हो कि भ्रष्टाचार किसी भी देश के वर्चस्व को खत्म कर सकता है। किसी भी देश में कोई व्यक्ति क्यों रहता है, जब उसे यह फील होता है कि यह देश उसके अच्छे के लिए है, अर्थात जब वो रह रहा है तो सुरक्षित है। लेकिन भ्रष्टाचार में यह भावना आ जाएगी कि देश हमारे नुकसान के लिए, केवल कुछ वर्ग के लिए अच्छा हो जाता है वो, और फिर वही होती है क्रांति। तो आप कह सकते हो कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है किसी भी देश की, किसी भी राज्य की समाप्ति के लिए। बात समझ में आई? तो इस तरह हमने समझा कि भ्रष्टाचार का क्या प्रभाव है, नकारात्मक। दूसरा प्रभाव सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या होता है? समाज के साथ न्याय हो रहा हो, समाज के हर वर्ग को उसकी बुनियादी जरूरतें मिल रही हो। लेकिन आपको पता है कि गरीबी के कारण बुनियादी जरूरतें तो ले नहीं पाएगा, साथ में सरकार जो योजनाएं बनाएगी उसका कोई क्रियान्वयन नहीं होगा। तो इससे क्या होगा? सामाजिक न्याय कम होगा। अर्थात हमारे देश में कहो कि भ्रष्टाचार से क्या होता है? भ्रष्टाचार से समाज में न्याय कम हो रहा होता है। अब बताइए ये अच्छा है किसी देश के लिए? सामाजिक न्याय तो हर देश का उद्देश्य होता है। हमारे संविधान ने ही प्रस्तावना में लिखा है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय या अवसर की समानता या लोकतंत्र। देखिए हर चीज को आप 3 भागों में बांट सकते हो, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। तो कहेंगे आप कि आर्थिक न्याय तो हो ही कम रहा है। भाई गरीबी का मतलब क्या है? आर्थिक न्याय कम हो रहा है ना। असमानता का मतलब क्या है? आर्थिक न्याय कम हो रहा है। उसी तरह सामाजिक न्याय क्या हुआ? सामाजिक न्याय भी कम होगा। क्यों? क्योंकि समाज का एक वर्ग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए रोज कसमकस कर रहा है, एक राज्य से रोज उम्मीद करता है पर पाता नहीं है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार है। फिर आर्थिक समृद्धि व विकास बाधित होगा। ठीक है, आर्थिक समृद्धि मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बाधित होती है भ्रष्टाचार से, आप ये बताइए। ठीक है, तो इसके कई सारे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि कई तरीके से आर्थिक ग्रोथ प्रभावित होती है। एक पहली बात आप ये बताइए कि सरकार कोई योजना बना रही है, तो योजना का जब क्रियान्वयन दक्ष तरीके से होगा तभी तो आर्थिक ग्रोथ होगी। चलिए यही समझ लेते हैं कई मामलों से इसको। ठीक है, चलिए मैंने क्या कहा? मैंने कहा ग्रोथ कम होती है भ्रष्टाचार से। अब कैसे? ये देखिए, सबसे पहली बात बताइए कि जब व्यक्ति गरीब होगा तो व्यक्ति अच्छा खाना खाएगा? नहीं। अच्छा स्वास्थ्य होगा? नहीं। जब अच्छे नागरिक नहीं होंगे तो उससे क्या होगा? जब नागरिक ही कमजोर होंगे तो क्या जो काम करेंगे उस काम की प्रोडक्टिविटी कम होगी। अब आप मुझे बताइए कि अगर मेरी कोई एक संस्था है, उस संस्था में सब ऐसे लोग हों जो बीमार लोग हों, तो ये बताइए संस्था की ग्रोथ होगी क्या? नहीं होगी। संस्था की ग्रोथ नहीं होगी, जबकि संस्था और नीचे जाएगी। तो इस तरह कह सकते हैं कि हमारे भ्रष्टाचार के कारण सोशल जस्टिस नहीं होता, लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य व शिक्षा की सुविधाएं नहीं मिलती। उसके कारण क्या होता है? उसके कारण प्रोडक्टिविटी कम होती है और जिसका परिणाम होता है ग्रोथ कम होता है। और बताइए आप, ग्रोथ कम होने के लिए क्या कारण है? भाई ग्रोथ कब होगी? जब ज्यादा फैक्ट्रियां लगेगी, है ना। ग्रोथ कब होगी? जब ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां लगेंगी, है ना। फैक्ट्री लगेंगी, कारखाने, सेवा सर्विस या कहिए आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। जब देश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं तब ग्रोथ होती है। आप देखो कोरोना में क्या हुआ? इकोनॉमी एक्टिविटी तो बंद हो गई ना। इस कारण देखिए हमारी जीडीपी -23 हो गई। तो जैसे ही आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, ज्यादा से ज्यादा दुकानें खुले, ज्यादा से ज्यादा परिवहन हो, ज्यादा से ज्यादा ट्रेन, वायुयान, बंदरगाह चले, तब इकोनॉमी होगी ना ग्रोथ। तो ये बताइए इसके लिए क्या जरूरी है? फैक्ट्री के लिए जरूरी क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, अर्थात निवेश। अब मुझे आप एक बात ये बताओ, निवेश मतलब क्या होता है? निवेश मतलब जिनके पास पैसा है वो लोग बिजनेस के लिए पैसे लगाएं। देखिए अगर मेरे पास पैसा है तो मैं 2 काम कर सकता हूं, या तो उसको मूवी देखने में, अच्छा खाना खाने में खर्च कर सकता हूं, तो इसको बोलते हैं कंजम्पशन, जिसमें एक बार पैसा खर्च हो जाने के बाद कोई रिटर्न नहीं मिलता। लेकिन दूसरा होता है कि मान लीजिए मुझसे घर बना दूं जिसको किराए से उठा दूं तो मेरी इनकम हो जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वह खर्चा होता है जिससे हमें दोबारा रिटर्न मिलने लगता है। मेरी बात समझ आई? तो इसको आप कहोगे
कि निवेश होगा, अर्थात लोग पैसे खर्च करेंगे, तभी क्या होगी, फैक्ट्री लगेगी और तभी ग्रोथ होगा। पर लोग पैसे कहाँ खर्च करेंगे? ऐसे देश में कोई पैसा खर्च करेगा या हर जगह करप्शन होता हो? भाई आपको पता है कि यहाँ करप्शन है। अगर आपको मैं कह दूं कि यूपी में बहुत करप्शन है लेकिन मुंबई में करप्शन नहीं है, तो आप कहाँ जाओगे बिजनेस करने? मुंबई, महाराष्ट्र जाओगे, यूपी नहीं जाओगे, है ना। पर एक बात बता दूं कि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा करप्शन केस आते हैं उधर, है ना। लेकिन मैंने उदाहरण अलग दिया था आपको। जैसे हम कहते हैं कि आपको नॉर्वे में बिजनेस करना है कि भारत में करना है, तो आप कहोगे भारत में तो हर अधिकारी करप्शन करता है, जहाँ कोई भी काम कराना हो 100 रुपये का काम हो सारा 500 रुपये लग जाता है। तो आप कहोगे नहीं हम नॉर्वे में करेंगे। तो बिजनेस कहाँ होगा, अर्थात इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा? यहाँ पर करप्शन ज़्यादा होगा। अब यहाँ करप्शन ज़्यादा होगा, गलत लाइन बोल गया, सॉरी। यहाँ करप्शन बिल्कुल कम होगा, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा। अब अगर मान लो भारत में करप्शन ज़्यादा हुआ तो भारत में इन्वेस्टमेंट कम होगा, फैक्ट्रियाँ कम लगेंगी और ग्रोथ कम होगी। तो आप इससे भी कह सकते हो। आप कुछ सोचो और कुछ मुझे रिप्लाई करो, मुझे बताओ आप कि कैसे ग्रोथ कम होगी। ठीक, कुछ आप भी सोच सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्या है? महंगाई बढ़ेगी। महंगाई कैसे बढ़ेगी? इसके कई आधार हैं, है ना। किस तरह से भ्रष्टाचार महंगाई बढ़ाता है आपको मैं ये बता दूं। ठीक, देखिए महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? पहली बात तो महंगाई समझा दूं क्या होती है, एक महंगाई क्यों बढ़ती है। ठीक है, महंगाई कैसे बढ़ती है? जैसे मान लो ये जमीन है, ये 2 प्लॉट हैं, ठीक है, ये 2 प्लॉट हैं और ये 2 बिजनेसमैन हैं, ठीक है, मान लो आर और वाई। ठीक, इन दोनों को प्लॉट लेना है और इनके पास क्या है? इनके पास मान लो 100 रुपए हैं, ठीक, और ये प्लॉट भी कितने का है? 100 रुपए का है। तो ये क्या होगा आप समझिएगा, ये प्लॉट 100 रुपए के हैं, इनके पास 100 रुपए मात्र है और केवल 2 लोग हैं। अब ये क्या करेंगे? मान लीजिए एक तीसरा व्यक्ति भी है, ठीक है, जिसके पास मान लो अभी पैसे नहीं है, ये मान लो एक्स है, अभी पैसे नहीं है लेकिन ये कभी हो सकते हैं। अब थोड़ी स्थिति समझिएगा कि ये एक आम नागरिक है, मान लो ये 2 अधिकारी हैं, एक आईएएस है एक पीसीएस है, ठीक। अब क्या हुआ, इन लोगों के पास अभी 100 रुपए हैं, ये एक एक प्लॉट खरीद लेंगे, ये आर का हो जाएगा और ये वाई का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिए कि क्या करें, इसके पास आना था पैसा, आम नागरिक का कोई योजना से आना होगा, ठीक, पर पैसा किसके पास आ गया? पैसा मान लो इसके पास आ गया, ठीक। अब इसके पास हो गया 200 रुपये, इसके पास रहा 100 रुपये। तो अब क्या होगा? अब जब ये मान लीजिए, तब भी जमीन देखिए, अब जमीन को लेके देखिएगा कैसे स्थिति बदलती है। हाँ, मान लीजिए अब फिर से देखिए, अब क्या होगा? आर कहेगा कि मैं ये प्लॉट खरीद लूंगा, है ना, मैं ये प्लॉट खरीद लूंगा। कैसे? मुझे प्लॉट दे दो, मैं ज़्यादा कीमत देने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे अब ज़्यादा हैं, है ना। तो इसके पास जब ज़्यादा पैसे होंगे तो ये इनको खरीदेगा। तो खरीदार क्या कहेगा? खरीदार के दिमाग में आएगा कि यार जब इसके पास पैसे हैं तो और इसकी कीमत बढ़ा दो, है ना। क्यों? क्योंकि मांग ज़्यादा है और जैसे ही मांग ज़्यादा होगी तो कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़मीन सीमित है, इसको तो नहीं बढ़ा सकते आप, है ना, कि ज़मीन भी उतनी कर दोगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही मांग बढ़ेगी, आप देखो कि जैसे ही मांग बढ़ेगी तो क्या होगा? इसकी कीमत बढ़ जाएगी। जो दुकान इसका मालिक होगा कहेगा भैया अब हम बेचेंगे 200 की, क्योंकि ये तो 200 की ले रहे हैं ना। पर ये बताओ, ये व्यक्ति खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। ये व्यक्ति खरीद नहीं पाएगा। तो क्यों नहीं खरीद पाया? क्योंकि करप्शन हो गया। जब करप्शन हुआ तो एक आदमी के पास ज़्यादा पैसा चला गया। अब वो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन खरीदेगा। जब वो ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहा है, वो सोना ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहा है, तो क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ रही है। इसीलिए देखिए कि जैसे ही करप्शन बढ़ा था तो महंगाई बढ़ने लगी थी, लेकिन 2014 के बाद से करप्शन थोड़ी थोड़ी कम हुआ तो महंगाई कम होने लगी, ज़मीनों की कीमत कम होने लगी, है ना। आप एक और उदाहरण मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मान लीजिए किसी एक जगह है जहां पर रूम से किराए में मिलते हैं, लेकिन मान लीजिए जहां पर ज़्यादा डिमांड होती है रूम की, है ना, वहां के रूम महंगे होते हैं। क्यों महंगे होते हैं? क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा है। तो
तो इसी तरह जब डिमांड कैसे है, लोगों के पास जब पैसा होता है, भाई लोगों के पास पैसा होता है तभी तो लोग डिमांड करते हैं खरीदने की। अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, डिमांड ही नहीं जनरेट होगा। मेरी बात समझ में आ रही? इसीलिए जैसे ही डिमांड बढ़ती है महंगाई बढ़ती है, क्योंकि भ्रष्टाचार के होने से किसी एक वर्ग के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, फिर उस पैसे को क्या करता है, खर्च करता है इनमें कहीं भी, तो क्या करता है, उससे ज़मीन महंगी होती है या अन्य चीज़ें भी महंगी होती हैं। एक कारण तो ये है महंगाई का। दूसरा कारण मैंने क्या कहा था कि महंगाई के लिए क्या जरूरी है कि पूर्ति भी हो। जैसे अगर मान लो भारत है तो भारत में प्याज बहुत सारा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो महंगाई नहीं होती। लेकिन मान लो प्याज जब बिल्कुल कम होगी तो महंगाई बहुत बढ़ जाती है ना प्याज को लेकर। भ्रष्टाचार से क्या होता है, भ्रष्टाचार से लोग आर्थिक गतिविधियां ही नहीं करते, अर्थात फैक्ट्री नहीं लगाते, लोग खेती भी नहीं करेंगे मान लो, है ना, क्योंकि जब मान लो ऐसा हो कि प्याज की खेती करने के लिए इंस्पेक्टर को घूस देना पड़ता हो, ऐसी कई काम है जिसमें इंस्पेक्टर को घूस देना पड़ता है, तो मान लो प्याज की खेती में भी घूस देनी होती तो क्या होता, लोग प्याज की खेती नहीं करते। जिनके पास पैसा होता केवल वही लोग कर पाते, या जिनका सोर्स होता, तो क्या होता, जैसे ही मान लो घूस बढ़ती तो प्याज की खेती नहीं होती, अर्थात प्याज होती ही नहीं, और उसको जब खाने के लिए लोग मांगते तो क्या करना पड़ता, ज़्यादा पैसे देना पड़ता। मेरी बात समझ में आ रही? जब भी किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है तो क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है, या जब किसी की डिमांड ज़्यादा होती है तो महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको अलग से समझाना पड़ेगा, इतने में समझ गया आ गया होगा तो बहुत अच्छी। आप भी कई तरीके से सोच सकते हैं, सोचिए और मुझे बताइए। तो इस तरह क्या हो सकता है, करप्शन से महंगाई बढ़ती है, और मैंने कहा था कि रोजगार भी कम होता है। अब रोजगार क्यों कम होता है इसको बताइए। तो भाई रोजगार होगा कब, जब ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगेंगी, है ना, दुकानें खुलेंगी, आर्थिक गतिविधियां होंगी, तभी तो रोजगार बढ़ेगा, नहीं तो रोजगार कैसे बढ़ेगा, है ना। रोजगार जब भी बढ़ेगा जब नई नई फैक्ट्रियां होंगी, तो नई फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लोगों को नियुक्त किया जाएगा। नए नए जब परिवहन चलेंगे तो उसके लिए नए नए ड्राइवर भरे जाएंगे, है ना। तो इस तरह तो नई नौकरियां होती हैं। लेकिन आपको मैंने क्या कहा था कि भ्रष्टाचार से इन्वेस्टमेंट कम होता है। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो फैक्ट्री नहीं लगेगी तो रोजगार कम होगा, अर्थात बेरोजगारी बढ़ती है, प्लस आंतरिक सुरक्षा कम होती है। ये दो तरीके से है आंतरिक सुरक्षा कैसे कम होती है। पहला उदाहरण ये है कि जैसे ही भ्रष्टाचार होता है, जैसे ही करप्शन होता है, तो क्या होता है, गरीबी बढ़ रही है, और जो व्यक्ति गरीब हो रहा है वो कोई ना कोई गलत गतिविधि करेगा, वही आतंकवादी बनेगा। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जो पत्थर मारते थे उनसे पूछा कि आप पत्थर क्यों मारते हो, तो उन्होंने कहा था बस हमें रुपए मिल जाते हैं जिससे हमारी 2 रोटी आ जाती है। तो आप बताइए किस कारण है, गरीबी के कारण है ना। सरकार तो वहाँ कई योजनाएं ऐसी चला रही है जिससे वहाँ के लोगों को अच्छे से खाना पीना मिल सके, हर आदमी को फ्री में खाना मिल सकता है। लेकिन चूंकि करप्शन है तो नहीं मिलता खाना अच्छा। जब उसे अच्छा खाना नहीं मिलता तो उसे खुद कमाना है, तो क्या करता है, सबसे सुरक्षित काम या सबसे आसान काम पत्थर मारो, उसमें पैसा मिल जाता है। ऐसे ही चोरी डकैती भी बढ़ती है ना। या जिस देश में असमानता होती है वहाँ भी क्या होता है, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा। अब असमानता ही तो थी कि एक राज्य में सबसे अमीर लोग भी हैं और उसी राज्य के छोटे भाग में सबसे गरीब लोग हैं। जैसे मान लो छत्तीसगढ़, तो क्या हुआ, असमानता है ना अमीरी और गरीबी में, तो लोग नक्सलाइट बन गए आराम से। क्यों बन गए नक्सलियों, क्योंकि उन्हें गुस्सा थी अंदर कि जो राज्य है, जो स्टेट है, वो किसके लिए, अमीरों के लिए है। और ये किस कारण था, भ्रष्टाचार के कारण। अगर भ्रष्टाचार ना होता तो कोई शायद नक्सली ना होता, है ना। अगर सारी सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छे से किया जाए तो करप्शन और आतंकवाद अपने आप कम हो जाएगा। तो एक तो ये भी है, और जैसे ही आतंकवाद या नक्सली जैसी समस्याएं नहीं होगी, चोरी नहीं होगा, है ना। आप देखिए गरीब आदमी चोर होता है ज़्यादातर बोला मैंने, ठीक। तो इससे क्या होता है, इससे आंतरिक सुरक्षा कमजोर होती है। साथ में भ्रष्टाचार से क्या होता है, जो सरकारी एजेंसियां हैं वो खराब काम करती हैं। जब सरकारी एजेंसी खराब काम करेंगी, यदि मान लो कोई बम लेके जा रहा है कहीं से और किसी अधिकारी को उसने पैसे दे दिया और अधिकारी ने उसको नहीं रोका, तब भी तो आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। तो आप ये भी कह सकते हो कि भ्रष्टाचार से 2 तरीके से आंतरिक सुरक्षा प्रभावित होती है। एक तो या तो इससे हमारी जो आंतरिक सुरक्षा को बढ़ाने वाले संस्थाएं हैं वो कमजोर हो जाती हैं, तब आंतरिक सुरक्षा नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, या कहिए कि ये जनता में अविश्वास पैदा करता है भ्रष्टाचार, जिससे वो ऐसी गतिविधियां करते हैं जो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। तो मैंने 2 तरीके बताए, आप दोनों को आप नोट कर लीजिएगा।
सबसे बड़ा खतरा है यदि कोई भ्रष्टाचार से, तो है वो ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब है एक देश में अच्छे पढ़ने वाले, अच्छे समझदार व्यक्ति, अच्छा बिजनेस करने वाले लोग बाहर चले जाते हैं। आप देखो कि कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो नोबेल पुरस्कार पाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनके पास नागरिकता कहाँ की है। नागरिकता कहाँ की है? अमेरिका की, जापान की, इंग्लैंड की। क्यों आखिर ऐसा होता है? आखिर वही लोग जिनका इतना तेज दिमाग था वो क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो भारत के इन्वायरमेंट में काम ही नहीं कर पाते। अब एक वैज्ञानिक को रिसर्च करनी है तो उसको बहुत पैसे चाहिए और उसको चापलूसी करनी नहीं आती। पर भारत में क्या है, अगर आपको फंड लेना है तो आपको अधिकारियों की चापलूसी करनी पड़ेगी, अधिकारियों से सोर्स लगवाना पड़ेगा, अधिकारियों को पैसा देना होगा, तब आप रिसर्च कर पाओगे। जबकि विदेश में क्या है, अगर आपके अंदर क्षमता है तो आपको सरकार खुद पैसे देती है, बस आप काम करो। अब ये बताइए कि कोई वैज्ञानिक रिसर्च करे कि वो चापलूसी और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, तो उससे अच्छा कहता है कि जब देश नहीं बदल रहा तो देश को बदल दो, अर्थात दूसरे देश चला जाता है। जब देश नहीं सुधर रहा तो क्या किया जाए, उसने देश ही बदल लिया। तो ये भी एक ब्रेन ड्रेन का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि भारत में करप्शन के कारण हम क्या करते हैं, हम अच्छी अच्छी क्षमताओं को नहीं पहचान पाते। जब आप कभी मैरी कॉम देखेंगे तो देखिए, मैरी कॉम तो चलो एक संघर्ष करने वाली महिला थी और वो रह गई, लेकिन उनके साथ भी तो गलत हुआ। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो करप्शन के कारण उभर के नहीं आ पाए, है ना, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। ठीक, इसीलिए हम ओलंपिक में भी पीछे हैं। समझ आ रही है आपको बात? तो यही एक कारण है करप्शन। करप्शन अगर हो तो हमारे यहाँ की जो जितने दिमागदार लोग हैं अपने दिमाग का इसी देश के लिए यूज करेंगे, और ये बहुत बड़ा नुकसान है। आप 1 करोड़ 2 करोड़ 100 मतलब 100 अरब 200 अरब का कोई मायने नहीं रखता, लेकिन एक अच्छा वैज्ञानिक अब चला जाता है ना देश से, तो ये मान के चलिए हजारों करोड़ों का नुकसान हो गया। एक अच्छे वैज्ञानिक की कीमत आप अब्दुल कलाम से समझिए। अगर मान लो अब्दुल कलाम के साथ भी गलत हुआ होता या हुआ होगा, अगर वो चले जाते तो क्या भारत की आज स्थिति ऐसी होती? इससे आप समझ सकते हैं कि एक वैज्ञानिक, एक दिमाग किसी देश के लिए क्या होता है। मेरी बात समझ में आई? तो इस तरह कहा जा सकता है कि भारत की बहुत बड़ी मानव पूंजी, पूंजी का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब वह चीज जिससे हमको आर्थिक रूप से फायदा हो सकता है। तो इस तरह मानव भी तो होते हैं जिनसे फायदा होता है, भाई डॉक्टर, इंजीनियर सब मानव ही तो हैं जो कमा के देते हैं। तो आप जानते हैं कि कितना बड़ा मानव पूंजी का नुकसान होता है भ्रष्टाचार से। इसको आप लिखिएगा, जहां भी कहीं लिखिएगा। देखिए, सामान्यतः जब भी आप कोई किताब पढ़ेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, इतनी चीजें नहीं लिखी होंगी या इतने आयाम नहीं लिखे होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, कोई भी आप बुक देख लीजिएगा, आपको उतना मटेरियल नहीं मिलेगा, है ना। बात समझ में आई? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत अच्छे से पढ़ो, है ना, और अच्छे से नोट करो, और आप इससे ज़्यादा लिखो, आप इससे ज़्यादा सोचो और समझो। बहुत टाइम है आपके पास, अच्छे से पढ़ो। दूसरा, राष्ट्र के प्रति विश्वास कम होता है। ये बताइए, मैंने पहले ही बताया था, कोई व्यक्ति राष्ट्र के प्रति निष्ठा कब रखेगा? जैसे मान लो मैं हूं और मेरे बच्चे को सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज मिले, सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा मिले, मुझे अच्छा परिवहन मिले, तो मैं खुश होकर टैक्स भर दूंगा, है ना। मैं टैक्स दूंगा, अर्थात मेरा राज्य पे भरोसा है, मेरा राष्ट्र पे भरोसा है। टैक्स कौन नहीं देता? जिसका राष्ट्र पे भरोसा नहीं होता। मेरी बात समझिएगा। अब यदि जैसे मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है, और ये है मेरा राष्ट्र। अब मुझे राष्ट्र पे भरोसा है तो मैं राष्ट्र को क्या दूंगा? टैक्स दूंगा, क्योंकि मुझे अच्छी स्कूल, अच्छी शिक्षा, अच्छा परिवहन मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है ना, मुझे कोई खतरा नहीं। तो मुझे अपने देश से कितना लगाव होगा? एक परिवार से ऐसे ही तो लगाव होता है। परिवार आपको क्या देता है? एक सुरक्षा देता है ना, सामाजिक सुरक्षा। जब मुझे दे रहा है मेरा राष्ट्र सुरक्षा, तो मैं राष्ट्र को अपने परिवार की तरह मानूंगा भैया। तो कहीं गंदगी नहीं फेंकूंगा, कहीं कूड़ा नहीं फेंकूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे राष्ट्र से प्यार है अपने, है ना। लेकिन जब मेरे साथ क्या हो रहा, मुझे ना शिक्षा मिल रही, ना स्वास्थ्य मिल रहा, तो मैं क्या करूंगा? मैं ना टैक्स दूंगा, मैं ना राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखूंगा। मेरी बात समझ में आई? तो ये कब होगा? अब जब भ्रष्टाचार होगा, तो भ्रष्टाचार जब होगा तो क्या होगा? ना शिक्षा मिलेगी, ना स्वास्थ्य, ना सुरक्षा। तो क्या होगा? मैं टैक्स नहीं दूंगा इसको,
और जब इसको टैक्स नहीं दूंगा तो ये गरीब होता जाएगा, और जब ये गरीब होगा तो मुझे और नहीं देगा कुछ, तो फिर मैं और गुस्सा हो जाऊंगा, और इस तरह क्या होगा, देश से लगाव खत्म होता जाएगा। हमें लगने लगेगा कि देश कुछ अमीर आदमियों के लिए बस है, हमारे लिए है ही नहीं। ठीक, क्लियर। ऐसे ही तो परिवार से भी होता है। जब परिवार आपको सुरक्षा नहीं दे पाता तो आपको क्या लगने लगता है कि परिवार मात्र कुछ लोगों के लिए है, मुझे अलग कर दो, है ना। तो वही देश है। आगे चलते हैं। मैं आपको हमेशा देश से परिवार की तुलना क्यों करता हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यदि आपको बताया जाए कि इस देश की संकल्पना कैसे आई, राज्य की संकल्पना कैसे आई, तो उसका आधार ही परिवार था। एक व्यक्ति ने पहले परिवार में रहा, फिर समाज में, और फिर देश में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं आपको जल्द ही किसी दिन पूरी कहानी समझाऊंगा कि व्यक्ति जब इधर उधर फिरता था, शिकार बस करता था, और वहां से लेके जो हम आज आ गए एक ऐसे व्यवस्थित समाज में रहने लगे हैं जहां पर आप सुरक्षित होकर घूम सकते हो। पहले एक ऐसी दशा थी कि आप तभी तक सुरक्षित हो जब तक आपसे कोई ताकतवर इंसान नहीं आ रहा, वरना आपको मार के खा जाएगा वो, है ना। जैसे मछली में होती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। लेकिन आज आप क्या हो, आप कितने भी कमजोर हो, कोई कितना भी बहादुर हो, आप सुरक्षित हो। तो हम कैसे उस समाज से इस समाज तक आए, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको उसके लिए डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए कमेंट से कहिए, मैं पढ़ाऊंगा। देखिए, कभी कभार ना बहुत अच्छी चीज़ पढ़ाने का मन तो होता है, फिर समझ में आता है कि आप लोग पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यदि मान लो 2 दुकानें खुली हैं, ठीक है, एक दुकान में क्या है, जूस मिलता है, ठीक है, करेले का जूस और हरी सब्जियों का जूस, और दूसरी दुकान में क्या मिलता है, दूसरी दुकान में मान लीजिए गोलगप्पे चाट बतासे की दुकान है। तो आप बताओ कहाँ भीड़ होगी, यहाँ पर 1-2 लोग होंगे, बस 3 लोग, यहाँ पर टोकन सिस्टम होगा। तो ये अच्छी चीज़ों से लोग भागते हैं, है ना, जब तक उसकी स्वाद नहीं मिल जाता। जब एक बार अच्छी चीज़ का स्वाद मिल गया तो लोग उसके पास आते हैं। तो मुझे लगता है कहीं मैं अच्छा पढ़ाने लगूं और फिर आपका क्या हो, आपको लगने लगे कि मैं ही कुछ अजीब कर रहा हूं, तो आप भाग जाओ। तो अभी मेरा उद्देश्य यह है कि आपको पहले अच्छी चीज़ों का स्वाद मिले, है ना, फिर तो मैं पढ़ाऊँगा ही। ठीक, तो यदि आपको लग रहा हो कि अब आपको अच्छी चीज़ों का स्वाद मिलने लगा तो आइएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा। फिर मैंने कहा कि राष्ट्र के प्रति भरोसा कम होता है, फिर लोकतंत्र भी कमजोर होता है इससे। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है यहाँ हर व्यक्ति समान हो, अर्थात समानता। ठीक है, जिस देश में समानता कम होगी वहां लोकतंत्र भी कम होगा, है ना भाई। भ्रष्टाचार में क्या होता है, लोकतंत्र की एक बड़ी और खासियत होती है। लोकतंत्र की एक खासियत ये होती है कि कानून सबके लिए एक सा होता है। यदि आपने खून कर दिया और किसी बड़े आदमी अरबपति ने भी खून कर दिया तो दोनों को फांसी हो सकती है। लेकिन भ्रष्टाचार के कारण क्या होता है कि अमीर आदमी छूट जाता है। कहा ही जाता है ना कि ये कोर्ट कचहरी सब गरीबों के लिए है बाबू, है ना, सब गरीबों के लिए है, गरीबों का शोषण करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ही है भ्रष्टाचार। और ऐसा देश यहाँ पर अमीरों के लिए अलग व्यवहार हो रहा है, गरीब के लिए अलग व्यवहार हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है व्यवहारिक रूप से। तो आप कह सकते हो कि ऐसा कोई भी देश जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई। प्राकृतिक संसाधनों का कुप्रबंधन। अब भाई ये क्या है, देखिए प्राकृतिक संसाधन है ना, मतलब हमारे यहाँ जैसे मान लो जो भी हैं, कोयला, रेत, जितने भी खनन चीज़ें हैं, वायु, है ना, ये सब हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। पर आप मुझे एक चीज़ भाई बताओ कि आप जब 4 व्हीलर लेके जा रहे होते हो और उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बना होता तब भी आप मस्त होके घूमते हो, क्यों? क्योंकि जब भी कोई पकड़ेगा 100 रुपये दे देंगे। ठीक, आप गलत तरीके से खनन कर रहे हो, रेत का पूरी नदी खराब कर दे रहे हो। क्या है, जब भी कोई अधिकारी आएगा 1 लाख रुपए दे देंगे, है ना। तो आप गलत तरीके से कोयले का खनन कर रहे हो और कोई उससे चिंता नहीं, जो होना होने दो नुकसान, क्यों, आपका थोड़ी कुछ, आप बस कमाने आए हो। लेकिन जब कोई पकड़ेगा 1 करोड़ दे देंगे। तो ऐसा होगा जब भ्रष्टाचार होगा तो उस देश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होगा खराब तरीके से, उनका संरक्षण नहीं होगा। तो इस तरह यह भी कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार से उस देश के प्राकृतिक संसाधन का गलत प्रयोग होता है। और आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, इन्हीं से हमें देश को आगे चलाना है। यदि आज के दिन ये खराब हो गए तो हमारा भविष्य क्या करेगा, हमारे आने वाले बच्चे या आने वाली पीढ़ी कैसे रहेगी। तो आप कह सकते हो कि भ्रष्टाचार हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए खतरनाक है। तो
आपको केवल दिमाग सोचना है, किताबों से केवल थोड़ी पढ़ लो, फिर इसको तेज करो, है ना। अब मैंने इतने पॉइंट लिखे तो कोई किताब थोड़ी खोली थी, बस बैठा लिखना चालू किया। ये सब आपस में लिंक्ड हैं, कोई अलग से नहीं है, सब आपस में जुड़े हैं। आप जिसको कहोगे मैं उससे जोड़ दूंगा। यही आप सीखो, यही करो, इसी का क्या जमाना है। आपको ये लगता है कि बहुत लोग पढ़ते हैं तो उनका सिलेक्शन होता है, वो पढ़ते नहीं है, वो एक्सरसाइज करते हैं दिमाग की। आप भी करो, ठीक है। सामाजिक पूंजी कम होगी। अब सोशल कैपिटल बहुत शानदार वर्ड है, इसको याद रखिएगा। कहीं भी बात हो रही हो तो बोल दीजिएगा भ्रष्टाचार सोशल कैपिटल कम करता है, लोग प्रभावित हो जाएंगे। सोशल कैपिटल क्या है, अब सवाल ये है। तो देखिए पूंजी का मतलब क्या होता है, जिससे हमें फायदा हो। जैसे मान लो हमारे पास एक ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर से हम खेती करते हैं, पूंजी है। मान लो हमारे पास घर है, और घर से क्या होता है, कमाई आती है, किराया आता है, तो पूंजी है। तो पूंजी वो चीज होती है जिससे आपके अंदर या आपके लिए फायदा हो। अच्छा ये बताइए, जब समाज में प्यार होता है, जब समाज में सौहार्द होता है, तो उससे क्या होता है, उससे जब समाज में सौहार्द होता है, समाज में क्या होता है, एक सुरक्षा का भाव आता है ना। जैसे मान लीजिए समाज में सुरक्षा है हमारे, तो कभी सांप्रदायिक तनाव नहीं होगा, है ना। सभी लोग खुलकर मिलकर रहेंगे, प्यार से रहेंगे, तो आर्थिक गतिविधियां भी अच्छी होंगी, जिससे क्या होता है, हमें फायदा होता है। एक ऐसा समाज यहाँ पर दिन भर लड़ाई होती हो, क्या वहाँ पर अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? पाकिस्तान, सीरिया, इराक है, कुछ नहीं, एक इनकम ग्रोथ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ सोशल हार्मोनी नहीं है, सोसाइटी में वहाँ क्या है, कोई सौहार्द नहीं है। इसीलिए कहा जा सकता है ऐसी सोसाइटी यहाँ पर प्यार है, भाईचारा है, बंधुत्व है, वो इकोनॉमिकल रूप से भी फायदा देती है। इसीलिए बोलते हैं उसको सोशल कैपिटल। बहुत शानदार वर्ड है, इसको याद रखिएगा। और जब भ्रष्टाचार होता है तो समाज में तनाव बढ़ता है, क्योंकि गरीबी और असमानता बढ़ती है ना। तो आप कह सकते हो कि भ्रष्टाचार से सामाजिक पूंजी भी खत्म होती है। अब कहिए राजनीतिक अस्थिरता क्या होती है और क्यों जरूरी है? एक ऐसा देश जहां पर राजनीतिक अस्थिरता होती है ना, वो देश कभी सही नहीं हो सकता। कोई भी एक उदाहरण देख लो आप, इराक देख लो। इराक में क्या है, कोई राजनीतिक स्थिरता ही नहीं है, इसीलिए वहां आतंकवाद इतना बढ़ा, है ना। जम्मू कश्मीर का आप उदाहरण देख लो। जम्मू कश्मीर में शुरू से राजनीतिक अस्थिरता ही होने के कारण वो आज ऐसी दशा से है। यदि वहां राजनीतिक स्थिरता होती तो क्या होता, वहां पर अच्छे से सब कुछ हो रहा होता। भाई जब कोई सरकार नहीं रहेगी अच्छे से, तो नीतियां नहीं बनेगी, कानून नहीं अच्छे बनेंगे, वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, वहां के लोग पत्थर मारने लगेंगे, क्योंकि वहां कुछ रोजगार ही नहीं मिल रहा। तो राजनीतिक स्थिरता बहुत जरूरी होती है। और चूंकि जब भ्रष्टाचार होता है तो बड़े बड़े नेताओं के पास खूब पैसा होता है। और मान लीजिए किसी की सरकार बनी तो विधायकों को खरीद लो, सांसदों को खरीद लो, उससे क्या होता है, फिर सरकार गिर जाती है। और उससे क्या होता है, फिर देश का बहुत सारा पैसा चुनाव में बर्बाद होता है और लोगों का राजनीतिक संस्था पे भरोसा कम हो जाता है। हाल ही के समय में आपने कई बार देखा होगा, राजस्थान सरकार, एमपी सरकार पे सवाल उठे। ये आज की घटना नहीं, ये बहुत पुरानी घटना है। तो अब इसी के लिए तो दल बदल कानून आया था कि खरीदो, जिसे कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। तो ये चीजें बहुत बुरी हैं और इसका कारण क्या है, भ्रष्टाचार। भाई अगर करप्शन नहीं होगा तो मंत्री जी के पास करोड़ों रुपए नहीं होंगे, जिसके कारण वो कर पाते ये सब। जब उनके पास अरबों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, भाई मंत्री होके क्या किया, घोटाले, 10,000 करोड़ का घोटाला, 70,000 करोड़ का घोटाला, 90,000 करोड़ का, जीरो तक नहीं पता होते। तो उससे क्या होता है, उनके फंड आता है, किसमें, पार्टी में आता है, फिर उसी का पैसा का प्रयोग करते हैं और राजनीतिक अस्थिरता आती है। फिर अंतर्राष्ट्रीय छवि, आप तो जानते ही हैं, जिस देश में भ्रष्टाचार ज़्यादा होगा उसके बारे में लोगों के क्या विचार होंगे, कैसा देश है यार, वहाँ भ्रष्टाचार है। आप कहोगे अंतर्राष्ट्रीय छवि से क्या होता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता होगा। तो भाई आप बताओ, जब आपकी छवि खराब हो जाती है तो आप अपनी कोई भी बात कहोगे, कोई मानेगा? अर्थात आप अपनी बात से किसी को प्रभावित नहीं कर पाओगे। तो जब देश की छवि खराब हो जाएगी तो कैसे प्रभावित करेगा किसी को? जैसे मान लो भारत है, अब भारत को विश्व बैंक पैसे लेने जाना है, तो भारत जाएगा, कहेगा पैसे दे, तो विश्व बैंक कहेगा तुम्हें क्या देने का फायदा पैसे, तुम्हारे यहाँ तो भ्रष्टाचार है, तो भारत को नहीं मिलेगा। आप खुद से सोचो, यदि आपकी छवि खराब है तो आपको कोई 1 रुपया नहीं देगा, लेकिन छवि अच्छी है तो दे देगा। तो ये भी भारत के लिए एक नुकसान है अंतर्राष्ट्रीय छवि से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत में कमजोर होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार से क्या होता है, अधिकारी काम धीरे धीरे करते हैं, है ना। तो काम जब धीरे धीरे करेंगे तो लोग बिजनेस करने ही नहीं आएंगे, इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा और बड़ा नुकसान होगा, उससे रोजगार कम होगा, अमीरी
सॉरी गरीबी बढ़ेगी, तो ये सब दिक्कत होती है ना। मोदी जी परेशान है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, और वर्तमान में भारत इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो चलिए, ये सब हमने पढ़ा भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभाव। अब सकारात्मक प्रभाव आप सोचिएगा क्या हो सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे भ्रष्टाचार को क्या कहा जाता है, ग्रीसिंग, या है ना, अर्थात यहाँ चीजें न चल रही हो ना, जैसे मशीन नहीं चल रही होती हो तो तुम्हें ग्रीस लगा दो तो मशीन चलने लगती है। वैसे एक प्रकार से भ्रष्टाचार भी क्या करता है, जो अधिकारी काम न कर रहा उसको थोड़ी दे दो, करने लगेगा। तो इसको कई लोग गुड करप्शन बोलते हैं, कई देशों में इसको सही माना गया है। पर ये एक समय के लिए बुरा हो अच्छा हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन जब मान लो व्यक्ति पैसे लेके काम करने लगेगा तो ये भविष्य के लिए बहुत खराब होता है। तो आप कह सकते हो कि भ्रष्टाचार शुरू में थोड़ी अच्छा लग सकता है देखने में, है ना, जैसे ग्रीस की तरह काम करता है, मशीनरी को बहुत तेज कर देता है। सारे अधिकारी तुरंत फाइल पास कर देंगे, एक बार उसमें नोट लगा दीजिए आप बस। छात्र तो हमारे इतने होशियार है कि कॉपी चेक कराने में भी नोट लगा देते हैं, और तेज कलाकारी करते हो ना। तो भ्रष्टाचार का वो भी एक रूप है। अब देखिए, उससे भी लिख सकते हो भ्रष्टाचार से क्या होगा, जो कमजोर होगा पास हो जाएगा, जो अब जब कमजोर पास होगा तो आगे और भ्रष्टाचार करेगा वो, फिर वो अधिकारी भी भ्रष्टाचार होकर बनेगा। जब अधिकारी बनेगा पैसे देके तो क्या कहेगा, अब तो मैं पैसे ही कमाऊंगा। जब मैं 20 लाख रुपए दे के अधिकारी बनाऊं, जब 50 लाख रुपए दे के एसडीएम बनाऊं, तो भाई अब मैं बड़ी किसी को दया भाव नहीं दिखाऊंगा, पैसे लाओ तभी काम होगा। तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। इससे आप कह सकते हो कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव क्या है, सबसे बड़ा का नकारात्मक प्रभाव जो अभी अभी देखिए याद आया कि ये भ्रष्टाचार को ही बढ़ाता है। अब भाई जो नेता, जो मंत्री, जो अधिकारी भ्रष्टाचार से आएगा वो भ्रष्टाचार ही करेगा। तो इसको इस तरह भी आप समझ सकते हो कि कोई भी ऐसा देश, ठीक है, अब मान लो करप्शन क्या होगा, करप्शन क्या करेगा, करप्शन को बढ़ाएगा, और यही करप्शन फिर करप्शन को बढ़ाएगा। तो इस तरह समाज में क्या होगा, एक करप्शन चक्र बन जाएगा। इसको बोलेंगे करप्शन चक्र। आज नया कॉन्सेप्ट आ गया, ये किसने दिया, योगेश त्रिपाठी जी ने, है ना। ये सिद्धांत करप्शन चक्र मैंने अभी अभी दिया, इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं कि भैया करप्शन, ये सकारात्मक प्रभाव मैंने बता दिया। इसमें एक इकोनॉमिक ग्रोथ लिखी है, ये आपको कैसे है ये सोचिएगा, मुझे बताइएगा, वरना मैं, अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो पूछिएगा तभी बताऊंगा। आगे चलते हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार नियंत्रण को लेकर सुझाव, भ्रष्टाचार नियंत्रण को लेकर सुझाव कि ऐसा क्या कर दें कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, ऐसा क्या कर दे सरकार कि करप्शन खत्म हो जाए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है चुनाव सुधार। जब मैंने भ्रष्टाचार का आपको पहले टॉपिक बताया था ना, तो मैंने पहले पार्ट में ये बता रखा है कि किस तरह से राजनीति में भ्रष्टाचार होने के कारण नेताओं द्वारा मंत्रियों को क्या दिया जाता है, संरक्षण। नेताओं या मंत्रियों द्वारा अधिकारियों को संरक्षण दिया जाता है, और अधिकारियों को जब संरक्षण मिल जाता है तो फिर वो गलत काम करते हैं। यदि मंत्री ही गलत ना करें तो शायद अधिकारी भी गलत नहीं करेगा। और मंत्री क्यों गलत करते हैं, क्योंकि मंत्रियों को चाहिए चुनाव के लिए पैसा। यदि हम चुनाव में धन बल का प्रयोग खत्म कर देंगे तो फिर मंत्रियों को पैसे नहीं चाहिए होगा, तो अधिकारियों के ऊपर दबाव पड़ेगा। प्लस राजनीति में जो आपराधिक लोग आ जाते हैं, राजनीति में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आ जाते हैं, वो क्या कर, ओ भाई क्या जनहित करने आए क्या, वो जनहित करने थोड़ी आए हैं, वो आए हैं स्वहित करने। तो ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार करेंगे। और आपको पता है, आंकड़े हैं कि 30 से 40% सांसद क्रिमिनल प्रवृत्ति के होते हैं, विधायक तो इससे ज़्यादा होते हैं, है ना। तो इस तरह अगर हम राजनीति का अपराधीकरण कम कर देंगे तो क्या होगा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। जनता को जागरूक करना। अब ये बताइए, अभी इस समय वर्तमान में जब वोटिंग प्रणाली होती है तो हम अपने दिमाग में जाति व धर्म के आधार पर वोट करते हैं। तो नेताओं को भी ये बात अच्छे से पता है कि भाई जब जाति के आधार पर वोट मिलना है तो क्यों करप्शन कम करें। जनता तो बेवकूफ़ हो, से करप्शन से कुछ मतलब ही नहीं है। नेता क्या करते हैं, नेता आपको 500 रुपये थमाते हैं, आप खुश हो जाते हो कि 500 मिला, इस नेता को वोट देना है। पर यह नहीं पता रहता कि आप ही की जेब से 10,000 काट लिए उसने। जो आपको एक घर मिल सकता था, जो आपको अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य मिल सकती थी, वो अब नहीं मिलेगी। तो जब आप ही बेवकूफ़ होगे तो आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा। अर्थात हमें जागरूक होना होगा, हमें जाति व धर्म में नहीं फंसना होगा।
जब हम कहेंगे कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जो क्या हो, जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, तभी तो भाई सरकार काम करेगी। क्योंकि सरकार को अगली बार अगर जीतना है तो काम करना होगा। जैसे रोजगार को लेकर मांग उठती है तो देखिए सरकार क्या करती है, नौकरियां निकालने लगती है। महिला सुरक्षा के लिए जब बात हुई, अब दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए बात हुई तो केजरीवाल जी ने क्या किया, हर जगह सीसीटीवी लगवा दिए। शिक्षा के लिए बात होगी तो स्कूल खुलवाया जाएगा। तो भाई आपको पता है कि नेता वही काम करते हैं जिसपे उन्हें वोट मिलना है। यदि उन्हें वोट धर्म के नाम पे मिलेगा, जाति के आधार पे मिलेगा, तो भाई वो क्यों करेंगे भ्रष्टाचार से मुक्त आपको। लेकिन जिस दिन आप कहोगे हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो भ्रष्टाचार नहीं करती हो, और वास्तविक रूप से आप उस आधार पे वोटिंग करिए, ठीक है। आप लोग ऐसी सरकार को भी जिताने में माहिर हो जाते हैं। कई मैंने देखा हाल ही के समय बिहार के चुनाव में, देखिए कि जो सरकार सबसे ज्यादा करप्ट थी वही आज एग्जिट पोल में सबसे आगे दिख रही है। तो आखिर क्यों ऐसा होता है ना। नेताओं में कोई डर ही नहीं है, कोई किसी की भी सरकार हो, मैं ये बात नहीं कर रहा। लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें जागरूक बनना होगा, जाति और धर्म से ऊपर उठना होगा, फिर अनावश्यक कानूनों को खत्म करना होगा। देखिए भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण क्या है, अनावश्यक कानून। ऐसे कानून होते हैं या इतने कठिन कानून होते हैं जो सामान्य आदमियों को नहीं पता होता। कई कानून तो ब्रिटिश समय के अभी तक थे, अभी हाल ही के समय में हटे। जैसे एक कानून था कि हर होटल के बगल में एक अस्तबल होना चाहिए, मतलब मुझे अच्छे से नहीं याद आ रहा, ऐसा था। क्यों था, पहले जब लोग घोड़े से चलते थे उनके लिए व्यवस्था होती थी। कानून तो आज भी ये बना है मान लो, और जब कानून बना है तो इसके नाम पे क्या कर सकते हैं, अधिकारी करप्शन कर सकते हैं, होता ही है। तो ऐसे कई कानून है, इतने ज़्यादा कानून है ना कि उन कानूनों का प्रयोग करके अधिकारी जनता का शोषण करते हैं। जैसे श्रम कानून है, श्रम कानून बहुत तरह के थे। इतने श्रम कानून थे कि किसी भी फैक्ट्री मालिक को पता ही नहीं होता था। और जब भी अधिकारी है उसके यहाँ छापा मारा, कोई ना कोई कानून से तो पकड़ा ही जाएगा कि भाई हमें ये पता ही नहीं था। तो अधिकारी क्या करेगा, लाओ फिर 500 रुपये, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, है ना। तो इतने कठिन कानून है। मान लो जैसे टैक्स के कानून है, अब जो टैक्स के कानून है वो बहुत कठिन होते थे, है ना। कोई सामान्य व्यवसायी उसको समझ ही नहीं पाता था, केवल उसको अधिकारी समझ पाते थे। और जब अधिकारी समझेगा तो उसके अपने अनुसार से व्याख्या कर देगा, और जब अपने अनुसार से व्याख्या करेगा तो व्यापारी गलत हो जाएगा, और गलत होगा तो व्यापारी का शोषण होगा। या तो पैसे लो, तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा, वरना तो व्यापारी क्या सोचेगा, भैया 500 1000 ले लो, कहे को मुझे बवाल में फांस रहे हो, तो होगा करप्शन। तो अनावश्यक कानूनों से जनता का शोषण का एक रास्ता खुल जाता है, और फिर अधिकारी उसी का प्रयोग करते हैं। दूसरा, पारदर्शिता को बढ़ाना। अभी तक क्या होता था भारत में या आज भी, सरकार कोई भी काम करे, कोई भी अधिकारी कोई भी निर्णय ले, उसके बारे में किसी को बताना नहीं होता था। जैसे मान लो कि मैं किसी जगह का कोई अधिकारी हूं, अब मैंने निर्णय ले लिया कि मेरे नीचे काम करने वाले व्यक्ति ये लोग होंगे, है ना। जैसे मान लो मैं कहीं का अधिकारी हूं और मैंने निर्णय लिया कि मेरे नीचे काम करने वाले Z और Y होंगे, इनका मैंने क्या किया, नियुक्ति कर दी। लेकिन मुझसे कोई पूछ नहीं सकता कि आपने नियुक्ति क्यों की और किस आधार पे की। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने रिश्तेदारों को रख लूंगा, है ना, भ्रष्टाचार। लेकिन अगर मान लीजिए ये सवाल हो जाए कि आप जो भी भर्ती करोगे उसके लिए आपको इसका जवाब देना होगा, है ना। आपसे कोई पूछ लेगा कि आपने ये Z और Y को क्यों अपने साथ रखा, तो मुझे बताना पड़ेगा कि इनके परसेंटेज ज़्यादा थे और मैंने 500 लोगों को बुलाया था, उसमें ये सबसे 2 टैलेंटेड थे। फिर चाहे मेरे रिश्तेदार भी हो, कोई मैटर नहीं होता। लेकिन मुझसे जब कोई पूछेगा और जब मुझे बताना होगा तभी तो मैं डरूंगा। अगर मान लीजिए मेरे पास इतनी पावर हो कि मुझसे कोई सवाल ही नहीं पूछ सकता, तो मैं सही व गलत कुछ भी करूंगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की भर्ती होती है, उसके संदर्भ में किसी को कुछ नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, तभी तो भ्रष्टाचार हो रहा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि उसको खत्म करो, कॉलेजियम सिस्टम को। यदि मान लीजिए आपको सारी चीज़ों का विवरण देना है, मान लीजिए मैंने कोई रोड बनवाई, है ना, अब इस रोड के बारे में मुझे सब बताना होगा कि मैंने कितने की सीमेंट ली, कहाँ सीमेंट ली और किस ठेकेदार से ली, और ठेकेदार को उस ठेका क्यों दिया, क्योंकि वो इतना सस्ता काम कर रहा था। तो ये बताइए मैं करप्शन कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, है ना। कहा जाता है कि जब सब चीज़ें साफ आसपास बिल्कुल दिख रहा है, अर्थात पारदर्शिता हो, जब सब पता चल रहा है सामने कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो शायद करप्शन नहीं होगा। यदि आपसे कोई सवाल पूछ सकता है और आपको सवाल का जवाब देना होगा, यदि सारे अधिकारियों को जवाब देना होगा हर काम के लिए,
तो शायद फिर अधिकारी गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर उसे बताना है तो सही ही बताएगा ना, गलत थोड़ी बता देगा। जैसे मान लो कि मैंने एक पार्क बनवाना है मुझे, है ना, मैं मान लीजिए कोई अधिकारी हूँ जिले का, मुझे पार्क बनवाने की छूट है कि आप कहीं भी पार्क बनवा सकते हो। तो मैंने जहाँ भी पार्क बनवाया, मान लो मैंने ये चौराहा यहाँ इस जहाँ जगह पार्क बनवा दिया। अब मुझसे लोगों ने सवाल पूछा कि ये पार्क वहाँ क्यों बनवाया, तो मेरे पास जब तक इसका सही कारण नहीं होगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा। गलत कारण बताऊंगा तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा। तो मुझे सही कारण बताना होगा, और सही कारण तभी होगा ना जब मैंने सही काम किया होगा। और जैसे ही मैंने अगर सही काम किया तो ठीक है। तो जब अधिकारियों से सवाल पूछा जाता है और उनको जवाब देना ही होगा, या जब जो भी प्रक्रिया आपने फॉलो की है उसको आपको खुद से बताना है, तो क्या होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। इसी संदर्भ में भारत में क्या आया था, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसीलिए आया था ये एक्ट। और ये एक्ट जितना प्रभावी होगा भ्रष्टाचार उतना ही कम होगा। अब जो 2005 में आया था तब से इसका थोड़ी बहुत प्रभाव दिख रहा है ना। फिर जवाबदेहिता को बढ़ाना, सिटीजन चार्टर, अर्थात जैसे मान लो आप कहीं एडमिशन लेने जा रहे हो, है ना, या मान लो कहीं आप गए कचहरी में, वहाँ आपको जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवाना है। मान लो अगर मान लीजिए वहाँ पर ये रूल हो कि जाति प्रमाण पत्र 6 दिन में बन जाएगा, अगर 6 दिन में नहीं बनता तो उससे संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी, या मान लीजिए 10 रुपये फाइन देना पड़ेगा उस दिन के बाद उसी अधिकारी को, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे करप्शन नहीं होगा। जैसे मान लो मैं गया आय प्रमाण पत्र बनवाने, तो मुझे पता कि 6 दिन में आ ही जाएगा, वरना मैं किसके खिलाफ शिकायत कर दूंगा। तो हर अधिकारी बिना घूस के काम करेगा। मेरी बात समझ आई। जब उसे घूस देना ही नहीं तो भ्रष्टाचार खत्म। ये कब पॉसिबल हुआ, जब अधिकारी को जवाब देना पड़ जाएगा। जवाब देना मतलब यदि तुमने 6 दिन के अंदर काम नहीं किया तो जवाब दो, क्यों नहीं किया। तो इसको कहते हैं जवाबदेहिता। और ये कैसे होता है, इसके लिए आता है एक सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर का क्या मतलब होता है कि कोई भी संस्था में जो काम हो रहे हैं उन काम को कितने दिन में करना है ये बाहर लिख दिया जाता है। जैसे आप बैंक जाओ तो बैंक में लिखा रहता है खाता खुलवाने के लिए इतना दिन लगेगा, FD के लिए इतना समय लगेगा। तो क्या होता है, उसके बाद अधिकारियों पे एक दबाव बनता है। अभी गए, पता है कि कोई मेरे ऊपर सवाल ही नहीं उठाएगा चाहे मैं 1 महीने काम ना करूं, आपकी फाइल पड़ी रहती है। कब तक, जब तक उसके हाथों में ग्रीस नहीं की जाती। तो ये भ्रष्टाचार को सब चीज़ें बढ़ाती हैं, ठीक है। अब शिकायत शक्तियों का पृथक्करण करना ये भी बहुत जरूरी है। पृथक्करण कैसे, मान लो एक अधिकारी हूं मैं, अब मुझे ही रोड बनवानी है, मुझे ही रोड को चेक करना है। तो ये बताइए, मैं खराब सी अगर रोड बना दूंगा और फिर उसी को जाके मैं ही चेक करूंगा तो क्या मैं इसको खराब बोलूंगा, क्योंकि फिर खराब क्यों बोलूंगा, मैं तो कहूंगा ये सबसे अच्छी सड़क बनी है। जैसे मान लो 1000 करोड़ का बजट आया, अब मैंने 100 करोड़ में सड़क बनवा दी पूरी, फिर बाद में मैं ही चेक करने गया, भाई चेक इसलिए कर रहा हूँ कहीं इसमें घपला तो नहीं हुआ। अब मैंने ही चेक करके कहा ये तो सड़क लग रहा है कि 1000 करोड़ से ज़्यादा की है, अधिकारी ने अपनी जेब से कुछ पैसा दिया, अधिकारी को इनाम दिया जाए इसके लिए। तो बाद में मैंने ही अपने आप को इनाम के लिए भी बताइए बोल दिया, तो क्या कभी भ्रष्टाचार पकड़ में आएगा, कभी नहीं आएगा। लेकिन मान लो इसके लिए कोई दूसरा अधिकारी आए चेक कर दे, और भी रैंडमली आए, ताकि ये भी नहीं हो कि इसको भी कोई खरीद ले, तो क्या होगा। या मान लो मशीन के द्वारा चेक किया जाए, और छोड़िए अगर मशीन चेक कर देगी तो फिर तो घपला ही नहीं होगा ना। तो इससे क्या होगा, इससे करप्शन रुकेगा। फिर शिकायत निवारण प्रणाली, भारत में हर जगह है कि आप शिकायत कर सकते हो, पर वो शिकायत का कोई मतलब नहीं होता। जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि शिकायत प्रणाली वाकई काम करने लगेगी तो हर अधिकारी अपने उच्च अधिकारी से डरेगा और कोई करप्शन नहीं होगा, ठीक। तो शिकायत प्रणाली को हमें बहुत तेजी से काम करना होगा, अच्छा बनाना होगा, राजनीतिक हस्तक्षेप कम करना होगा। अच्छा ये बताइए कि सबसे बड़ी बात है कि हर अधिकारी क्या डरता है, किससे, ट्रांसफर से, और खराब जगह ट्रांसफर ना हो जाए या प्रमोशन को लेकर सचेत रहता है। इसीलिए हर वो काम करते थे जो मंत्री कहते हैं। यदि उसको ये होगा कि मंत्री उसको खराब प्रभावित ही नहीं कर पाएंगे नकारात्मक रूप से, अर्थात मंत्री कोई दबाव ही नहीं डाल पाएगा अधिकारी पे, SP पे दबाव ही नहीं डालेगा कोई, IPS पे, तो क्या होगा, IPS अपना काम क्या होगा, स्वतंत्र रूप से करेगा। और जब स्वतंत्र रूप से करेगा तो भ्रष्टाचार कम करेगा, नहीं करेगा या तो, है ना। मान लो दबाव में ही काम कर रहा हो भ्रष्टाचार किसी मंत्री के, तो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका ऊपर हस्तक्षेप होता है उसके काम में,
है ना। तो जब प्रशासनिक गतिविधियों में राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो जाएगा, जैसे प्रमोशन, हस्तांतरण, ये सब कम हो जाएगा, तो अधिकारी स्वतंत्र रूप से काम करेगा और भ्रष्टाचार नहीं करेगा। मेरी पुलिस सुधार वाली वीडियो देखिएगा, उसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा और अच्छे से। अब जांच पड़ताल में सुधार। भारत में ये बताइए कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का क्या कारण है? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कारण है कि भ्रष्टाचार करो और उसके बाद कोई डरो मत, तुम्हें कोई पकड़ने वाला नहीं आ रहा। ठीक है, समझ आ रहे? भारत में तो ये हालत है कि कई बार नेताओं को पकड़ा जाता है भ्रष्टाचार में, तो जनता उनके समर्थन में आ जाती है कि हमारे नेता को क्यों पकड़ लिया। तो ये तो भारत की हालत है ना। तो कोई भी आप देखो, सीबीआई संस्था क्या है? सीबीआई को क्या कहा था कि भाई पिंजड़े का तोता, जिसकी सरकार है उसके लिए काम करती है बस। पुलिस को तो आपको पता ही है कि कैसे काम करती है ना। पुलिस व्यवस्था तो आपको पता ही होगा, हाल ही के समय में आपने कई ऐसी घटनाएं देखी होंगी कि जो इनके मंत्री हैं, जो इनके आका हैं, उन्हीं के अनुसार काम करती है। तो भाई ये बताइए, कोई अपने मालिक को पकड़ेगा क्या? जब उसको स्वतंत्र करोगे, अर्थात पुलिस को क्या करो, स्वायत्त करो, सीबीआई को काम करने के लिए स्वायत्त करो, तभी तो वो पकड़ पाएगी अन्य जो करप्शन कर रहे हैं। वर्तमान में जो सरकार है वही करप्शन कर रही हो मान लो, अब उससे उम्मीद करते हो क्या कि आपको सीबीआई सरकार को पकड़ लेगी, उस सरकार के किसी बड़े अधिकारी को टच कर लेगी? कभी नहीं टच कर पाएगी, है ना। क्योंकि सीबीआई को नियंत्रण कौन कर रहा है? वही मंत्री जो करप्ट हो रहा है मान लीजिए। तो ऐसा कभी नहीं कि सीबीआई अपने ही सरकार के लोगों को पकड़ेगी, इसलिए भ्रष्टाचार कभी नहीं रुकेगा। अगर सीबीआई को मान लो स्वायत्त हो, वो अपनी आज़ादी से काम कर रही होगी, तो क्या करेगी? वो किसी भी संस्था में कोई भी कहीं करप्शन करेगा, पकड़ लेगी, चाहे जौन सी राजनीतिक दल हो। प्लस हमारा जुडिशियल सिस्टम भी महान है, हजारों सालों में न्याय आता है, मतलब व्यंग है ये, है ना। अब मान लो 18 साल 20 साल क्या चल रहा है, कोर्ट कचहरी में मामला फंसा है, आपने करप्शन किया, 50 साल तक उसका मामला ही मान लीजिए पेंडिंग है। जॉली एलएलबी में नहीं देखा आपने, 3 तरह के ब्रोसर्स, एक केस जीतना, दूसरा केस को टाले रहना। मान लो मैं करप्शन करूं कोई, अब मैं कह दूं एक वकील से कि भाई तुम बस ये मामला 60 साल फंसाए रहो कोर्ट में, 60 साल बाद कौन कहाँ जिंदा रहेगा? तो क्या होगा? आराम से आप करप्शन करिए, परेशान रहिए, वकील को पैसा दीजिए। तो मान लो मैंने 100 करोड़ का किया और 1 करोड़ वकील को दे दिया, वकील ने क्या किया? केस लड़ता रहा, तो मैं बेफिक्र रहा। तो जब तक जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा, सीबीआई में सुधार नहीं होगा, पुलिस में सुधार नहीं होगा, कभी करप्शन नहीं खत्म होगा। प्रौद्योगिकी का प्रयोग करो, जितनी ज्यादा आप टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उतना ही करप्शन कम होता है। क्यों? क्योंकि करप्शन कब होता है? जब आप अपना दिमाग लगाते हो। अर्थात जब आप दिमाग, आपके ऐसा कोई कार्य मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरा कार्य है, मुझे लोगों का सिलेक्शन करना है अपनी कंपनी के लिए, लेकिन उसमें अगर मुझे दिमाग लगाने का अधिकार होगा तभी तो मैं करप्शन करूंगा कि भाई पैसा लाओ तभी सिलेक्शन होगा, 20 लाख रुपए लग रहने तो नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि मेरी ही कंपनी में जो सिलेक्शन होगा वो मैं नहीं करूंगा, वो मेरा कंप्यूटर करेगा। कैसे करेगा कंप्यूटर? आप कंप्यूटर में सबके मार्क्स डाल दो, सबका एक्सपीरियंस डाल दो, सबकी क्वालिटी डालो, और कंप्यूटर खुद सेलेक्ट कर लेगा कि इसमें सबसे बेहतर कौन है। और कंप्यूटर जो करेगा वो बिल्कुल निष्पक्ष होगा, क्योंकि कंप्यूटर को तो पता ही नहीं है ना सही गलत, तो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, और सॉफ्टवेयर एक बार जो पड़ेगा गलत नहीं होगा। तो ये क्या? ये एआई का प्रयोग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल देखिएगा भविष्य में आपका इंटरव्यू कंप्यूटर लेगा, गूगल में सर्च करिएगा इंटरव्यू बाई एआई, तो समझ में आ जाएगा ये मैं क्या बता रहा हूँ। जब इंटरव्यू कंप्यूटर लेगा तो इंटरव्यू में करप्शन ही नहीं होगा, जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा होता है। कोई भी नौकरी के लिए भाई इंटरव्यू में पैसा लगेगा, तो जब सामने वाला निर्णय लेने वाला कंप्यूटर है तो किसी भी मामले में, अब जैसे मान लो ठेका है, टेंडर, अब टेंडर भी मान लो जब अधिकारी देता है तो तभी तो करप्शन होता है, लेकिन मान लो टेंडर भी कौन ले? कंप्यूटर दे। जब टेंडर भी कंप्यूटर के द्वारा होगा तो ये भी घपला खत्म हो जाएगा। भारत में अगर सबसे बड़ा कोई करप्शन होता है तो परिवहन विभाग में। परिवहन विभाग में जब आप लाइसेंस लेने जाते हो तो खुलेआम करप्शन होता है, लेकिन आज की डेट में क्या हो गया? अब लाइसेंस कंप्यूटर देता है, कंप्यूटर आपको देखता है कि आप गाड़ी चला लेते हो कि नहीं चला लेते हो। कई सारे आपसे नियम पूछता है कि बाएं मुड़ने का क्या नियम, दाएं मुड़ने का क्या नियम, या तो स्टीयरिंग भी अब कंप्यूटराइज आती है। तो जब कंप्यूटर आपको सर्टिफिकेट देगा तो भाई आरटीओ घपला नहीं कर पाएगा। तो ये कहा जाता है कि करप्शन इस तरह कम होगा। जैसे एक डीबीटी सुना होगा आपने,
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसमें क्या हुआ, हमने टेक्नोलॉजी का तो यूज किया, अब सीधे ऊपर से हाथ एक बटन दबाया, सबके अकाउंट में पैसा आ गया। अब किसी को किसी बाबू से मिलने नहीं जाना, क्योंकि जैसे ही आप बाबू से मिलने जाओगे कि बाबूजी हमारा पैसा निकलवा दिए, बाबूजी कहेंगे लाओ 100 रुपए। तो एक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है कि जब सरकारी अधिकारियों से मिलना पड़ता है ना, तब हो जाता है, आपको मिलना ही नहीं पड़े तो कभी करप्शन ना हो। तो प्रौद्योगिकी ये करती है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। दूसरा है, जिस दिन हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए उस दिन करप्शन रुक जाएगा। अधिकारों के प्रति जागरूक होने का मतलब, हमें अच्छी रोड चाहिए, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे, नोटा जाके दबा देंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पानी खराब आ रहा है, हमारे यहाँ हवा खराब आ रही है, हमें अच्छी हवा अच्छा पानी चाहिए, और उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही, एक्शन लेंगे। ऐसे नहीं आ रही तो ठीक है यार, सोते हैं। क्योंकि जितने आप अपने अधिकारों को दबाओगे या खत्म करोगे, उतना ही दूसरा पक्ष करप्शन करेगा। आप जैसे ही अपने अधिकारों को लेकर सचेत हो जाएंगे, सामने वाला करप्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो सही है उसको कोई नहीं रोक सकता, और अगर सही है और उसकी आप आवाज़ उठा रहे हैं तो अधिकारी को देना ही पड़ेगा। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। ये देखिए, अभी तक के लिए किए गए कुछ प्रयास थे, ये एक्ट बनाए गए हैं, इन एक्टों के द्वारा कानून ऐसे बनाए गए थे कि करप्शन कम हो, पर हर कानून में कुछ ऐसी कमियां हैं जिसका फ़ायदा उठा लेते हैं अधिकारी लोग, या जो भी भ्रष्टाचार करता है वो। भ्रष्टाचार मात्र अधिकारी नहीं करते, अधिकारी तो तभी करेंगे ना जब उनसे कोई कहेगा करने को। तो एक पक्ष करने वाला होता है, दूसरा उससे करवाता है। ठीक है, ये देखिए ई गवर्नेंस, जीएसटी भी इसीलिए लाया गया था कि टैक्स वाला जो कानून है बहुत सरल हो जाए, है ना। तो ये सब उसके लिए सुधार हुए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कोशिश की है कि किसी तरह राजनीतिक सुधार लाया जाए, राजनीति में शुचिता लाई जाए, है ना। तो ये सब हैं। अब इन सबको पढ़ाने का भी समय नहीं है, ठीक है, समय की सीमाएं होती हैं, है ना। कभी और किसी क्लास में इन सबको मैं कवर करूँगा। ठीक है, अगला, क्या भारत सुधार होगा, कभी भारत भ्रष्ट मुक्त होगा? बिल्कुल होगा। जिस दिन हम सब व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो जाएंगे, जिस दिन हम चुनाव में ये मांग करेंगे कि हमें एक भ्रष्ट मुक्त सरकार चाहिए, उस दिन ये सब पॉसिबल होगा। जब हम जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे वोट नहीं करेंगे, वाकई रूप से हम विकास के आधार पे वोट करेंगे, ये सरकार से पूछेंगे कि भाई तुमने भ्रष्टाचार कहाँ खत्म किया बताइए, तब ये कम होगा, है ना। और जब तक हम जातिवाद धर्म में उलझे रहेंगे तो हमें उलझाया जाएगा, और जब तक हमें उलझाया जाएगा तो भ्रष्ट मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए कहा गया कि भाई अगर भ्रष्टाचार से मुक्त होना है तो जनता को ही कदम उठाना होगा, क्योंकि ये जनता के भले के लिए और कोई इसके लिए आगे नहीं आएगा। इस तरह कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार से मुक्ति तभी मिलेगी जब नागरिक अपने अधिकारों के प्रति इतना जागरूक हो जाएगा कि उसके साथ अगर कोई गलत करेगा तो सवाल उठाएगा वो, है ना। तो भ्रष्टाचार से हम मुक्त होंगे, लेकिन समय लगेगा, क्योंकि आज भी मुझे नहीं लगता कि अभी हम जाति पात से ऊपर उठ पाए हैं, है ना। आज भी